प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको जैव अणु के अंतर्गत प्रोटीन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्रोटियोज से बना है, जिसका अर्थ होता है वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। अर्थात जो प्रोटीन होते हैं वो जीवों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। इसी से इनका नाम जो है प्रोटीन पड़ा है। अब बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की जो परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जीवों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस आदि तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में जो अपने शरीर से संबंधित जितने भी आवश्यक अंग हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। प्रोटीन जो है एमिनो अम्लों की बहुलक होती है। एमिनो अम्लों कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 जो जीव में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब बात करें यहाँ पे प्रोटीन, तो मुख्यतः जो है प्रोटीन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन, ये नाम से स्पष्ट है कि इसमें इस प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो रेशेनुमा आकृति की होती है, इसलिए इनका नाम है रेशेदार प्रोटीन। और ये प्रोटीन जल में एविला होती हैं और इसके उदाहरण हैं केराटिन, मायोसिन, और इसके अलावा ये जो प्रोटीन है, ये केराटिन, ये बाल ऊन इनमें पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाई जाती है। ये रेशेनुमा होती है। दूसरे प्रकार की प्रोटीन होती है दानेदार प्रोटीन। ये प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं कुंडलीनुमा होकर के, और ये कुंडलित हो जाती हैं और गोलाकार आकृति में विन्यासित हो जाती हैं, इसलिए इसको दानेदार या गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन जल में विलय होती हैं और इसके उदाहरण हैं इंसुलिन, जो अग्न्याशय ग्रंथि से जो है हार्मोन्स होते हैं उसमें इंसुलिन जो है प्रोटीन पाई जाती है। इंसुलिन है, एल्ब्यूमिन है, और इसके अलावा एक है हीमोग्लोबिन। ये प्रोटीन दानेदार प्रोटीन है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार हो गए प्रोटीन के, रेशेदार प्रोटीन और दानेदार प्रोटीन। आपको लिख रखा है रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण है केराटिन और मायोसिन, दानेदार प्रोटीन के उदाहरण है इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट, अब बात करें आगे कि ये जो प्रोटीन है ये एमिनो अम्लों से मिलकर के बनता है। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट है एमिनो अम्ल। तो यहाँ पे एमिनो अम्ल किसे कहेंगे? सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि इसके नाम में ये चीजें छिपी हुई है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ नाम में क्या है। एक तो है एमिनो का NH2 समूह, एमिनो समूह, और अम्ल से मतलब कार्बोक्सिल समूह, COOH समूह। जो ये दोनों समूह जिनमें पाए जाते हैं एक साथ, उनको बोलते हैं एमिनो अम्ल। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि वे कार्बनिक अणु
जिनमें एमिनो समूह COOH समूह दोनों एक साथ पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो है जीव में 20 प्रकार के पाए जाते हैं। इसका वर्गीकरण देखें तो अलग अलग टाइप से इसका वर्गीकरण है, नॉर्मली मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो वर्गीकरण का पहला आधार है वो है NH2 समूह की स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर इसमें 3 प्रकार के एमिनो अम्ल बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक पहले प्रकार का होता है अल्फा एमिनो अम्ल। वो कैसे बनता है? जैसे एमिनो अम्ल जैसे COOH समूह है तो इसमें पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा और तीसरा कार्बन गामा। तो यदि एमिनो अम्ल में एमिनो समूह अल्फा कार्बन से जुड़ा हो तो उसको नाम देंगे अल्फा एमिनो अम्ल। जो जीव में अपने पाए जाते हैं वो सभी के सभी अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं। कहने का मतलब अपने शरीर के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो अल्फा एमिनो अम्लों से होता है। दूसरे प्रकार के होते हैं बीटा एमिनो अम्ल। तो वे एमिनो अम्ल जिनमें NH2 समूह बीटा कार्बन से जुड़ा हो उसको नाम दिया गया है बीटा एमिनो अम्ल। और तीसरे प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं गामा एमिनो अम्ल। इसका मतलब यह है कि वे एमिनो अम्ल जिनमें NH2 समूह गामा कार्बन से जुड़ा होता है वो कहलाते हैं गामा एमिनो अम्ल। वर्गीकरण की दृष्टि से ये जो है 3 भागों में बांटे गए हैं। वैसे जीव के अंदर सिर्फ अल्फा एमिनो अम्ल ही पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये पहले प्रकार का वर्गीकरण था NH2 समूह की स्थिति के आधार पर। अगला वर्गीकरण है B। दूसरा वर्गीकरण वो है NH2 एमिनो समूह और COOH समूह की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण है। सॉरी, ये तो स्थिति के आधार पे तो ये था। अगला वर्गीकरण है NH2 समूह और COOH समूह की संख्या के आधार पे वर्गीकरण है। और उस संख्या के आधार पे वर्गीकरण कैसे बना है उसको भी आपको समझना है। इसमें जो COOH समूह है ये अम्लीय समूह होता है और इसके अलावा जो NH2 समूह होता है ये क्षारीय समूह होता है। ये समूह की स्थिति संख्या के आधार पे वर्गीकरण ऐसे है कि अगर दोनों की संख्या 1-1 हो तो वो उदासीन एमिनो अम्ल कहलाएंगे। उदासीन एमिनो अम्ल। उदासीन कब कहलाएंगे? वे एमिनो अम्ल जिनमें COOH समूह और NH2 समूह है दोनों समान बराबर संख्या में हो तो उसको उदासीन एमिनो अम्ल कहते हैं। इनकी प्रकृति उदासीन होगी। जैसे उदाहरण के लिए ग्लाइसिन है, एलेनिन है, ये इसके उदाहरण है। दूसरे प्रकार के होते हैं अम्लीय एमिनो अम्ल। अम्लीय एमिनो अम्ल तो वो कौन से होंगे? वे एमिनो अम्ल जिनमें COOH समूह की अधिकता हो, मतलब NH2 समूह कम और COOH समूह की अधिकता हो, वो अम्लीय एमिनो अम्ल कहलाएंगे। इसके अंदर एस्पार्टिक अम्ल आता है, इसके अलावा ग्लूटामिक अम्ल आता है, ये इसके उदाहरण हैं। और तीसरे प्रकार के एमिनो अम्ल कहलाते हैं क्षारीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल जिनमें एमिनो समूह NH2 समूह की अधिकता हो उसे क्षारीय एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लाइसिन इसका उदाहरण है। तो ये दूसरे प्रकार के वर्गीकरण के आधार पे है। ये 3 प्रकार हो गए अल्फा बीटा। पहले वर्गीकरण में अल्फा बीटा और गामा, ये दूसरा उदासीन अम्लीय और क्षारीय एमिनो। अगला जो वर्गीकरण है वो है उपयोगिता के आधार पे वर्गीकरण। और इसमें 2 प्रकार हैं जिसमें सबसे पहला है आवश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो क्या होते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल कि वे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, शरीर में अपने आप नहीं बनते हैं, तो वे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं तथा जिन्हें भोजन के साथ में लेना आवश्यक होता है उन्हें कहते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। 20 में से 10 प्रकार के एमिनो अम्ल आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनकी कमी से
जीव में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, इसलिए इनको निरंतर भोजन के साथ लेना आवश्यक होता है। और बात करें कि ये 10 के 10 आवश्यक अमीनो अम्ल ऐसा कौन सा भोजन है जिसमें एक साथ पाए जाते हैं, तो ये 10 के 10 आवश्यक अमीनो अम्ल दूध के अंदर प्रोटीन होती है जिसका नाम है केसिन प्रोटीन। इस केसिन प्रोटीन के अंदर 10 के 10 आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनके नाम क्या क्या हैं वो भी आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। तो इसमें ये 10 आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है, उसके आधार पे आप याद रखेंगे इनको 10 आवश्यक अमीनो अम्ल को। वो ट्रिक इस प्रकार से है कि नाम है टीवी मिल्कपथ। टीवी मिल्कपथ, ये इसमें ये जो नाम लिखा है ये 10 आवश्यक अमीनो अम्ल के प्रथम अक्षर हैं और वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो ये शब्द का पहला अक्षर है टी। टी से मतलब है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन। दूसरा है वी। वी से मतलब है वेलिन। तीसरा है एम। एम से मतलब मेथियोनिन। मेथियोनिन। चौथा है आई। आई से मतलब आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। पांचवा है एल। एल से मतलब ल्यूसिन। इसके बाद में अगला एल है, उसका मतलब है लाइसिन। फिर इसके बाद में पी है, इसका मतलब है फेनिल एलेनिन। फेनिल एलेनिन। आठवां है ए। ए का मतलब है आर्जिनिन। आर्जिनिन। अगला है नौवां टी। टी से मतलब थ्रियोनिन। थ्रियोनिन। 10वां है एच। एच से मतलब है हिस्टीडीन। हिस्टीडीन। इस प्रकार से ये 10 आवश्यक अमीनो अम्लों के नाम हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं। पहला है टी। टी से मतलब ट्रिप्टोफैन। दूसरा है वी। वी से मतलब वेलिन। एम। एम से मतलब मेथियोनिन। आई। आई से मतलब आइसोल्यूसिन। एल। एल से मतलब ल्यूसिन। दूसरा एल उसका मतलब लाइसिन। पी से मतलब फेनिल एलेनिन। ए से मतलब आर्जिनिन। टी से मतलब थ्रियोनिन। एच से मतलब हिस्टीडीन। इस प्रकार से ये 10 आवश्यक अमीनो अम्लों के नाम आपको याद करने हैं। दूसरा जो प्रकार है, नंबर 2 प्रकार, उनका नाम है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल जो शेष 10 बच गए वो कहलाएंगे अनावश्यक अमीनो। परिभाषा क्या होगी कि वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, अपने आप जो शरीर में बन जाते हैं, तो वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं तथा जिन्हें भोजन के साथ लेना आवश्यक नहीं होता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ये भी संख्या में 10 होते हैं। 20 में से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, बाकी शेष जो 10 बच गए वो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इस प्रकार से ये अमीनो अम्ल का वर्गीकरण है, आवश्यक और अनावश्यक उपयोगिता के आधार पर ये वर्गीकरण है। अब बात करें आगे, ये अमीनो अम्ल है उससे प्रोटीन का निर्माण होता कैसे है, ये आपको थोड़ा सा समझने की बात है। तो यहाँ पे अमीनो अम्ल वो आपस में मिलकर के बनाते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड कैसे बनाते हैं वो भी आपको समझना है। जैसे मैंने एक सामान्य सूत्र लिखा है अमीनो अम्ल का इस प्रकार से। ये कॉमन सूत्र है सबिया, जिसमें एक COOH समूह और एक NH2 समूह, अल्फा पे ये R समूह लगा दिए। ये कॉमन सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र हो गया अमीनो अम्ल का। ये कोई दूसरा अमीनो अम्ल है उसका भी ये सामान्य सूत्र लिख दिया। 2 अमीनो अम्लों का इस प्रकार से लिख दिया। अब
इसमें दोनों में देखें ये दो एमिनोमल है, तो एक एमिनोमल तो ये है और दूसरा एमिनोमल ये है। दोनों जुड़ते कैसे हैं? दोनों में से इसका H इसका OH जल कण बाहर निकलता है, दोनों H2 बाहर निकलते, दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके और इस प्रकार से ये एक यौगिक बन जाएगा इस प्रकार से, और H2O बाहर निकल गया और ये कहलाएगा पेप्टाइड। और इसमें ये जो जोड़ने वाला बंध है दोनों के बीच में ये कहलाएगा पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। तो इसको ध्यान से देखें कि दो या दो से अधिक, यहाँ पे तो दो ही लिए हैं, दो या दो से अधिक एमिनोमल के परस्पर जुड़ने से बना यौगिक कहलाता है पेप्टाइड। ये तो पेप्टाइड की परिभाषा है। अब बात करते हैं पेप्टाइड बंध की। तो पेप्टाइड के अंदर एमिनो अम्लों को परस्पर जोड़ने वाला बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। CONH के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये पेप्टाइड और पेप्टाइड बंध हो गया। अब ये दो पेप्टाइड जुड़ जाते हैं तब तो ये दो एमिनोमल जुड़ जाते हैं तब ये डाइपेप्टाइड कहलाते हैं। तीन जुड़ जाते हैं तो ट्राइपेप्टाइड कहलाते हैं। चार जुड़ जाते हैं तो टेट्रापेप्टाइड कहलाता है। इस प्रकार से ये पेप्टाइड बन जाते हैं और बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो कहलाता है पॉलीपेप्टाइड। अब प्रोटीन कब कहलाएगा? तो बहुत सारे एमिनोमल जुड़ करके वो बन गए पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें बहुत सारों में कितने एमिनोमल जुड़ जाएं? जब किसी पॉलीपेप्टाइड के अंदर 100 या 100 से अधिक एमिनोमल जुड़ जाएं तो उसको कहेंगे प्रोटीन। तो कहने का दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्लों के परस्पर जुड़ने से जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। एक प्रोटीन बनाने के लिए कम से कम 100 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं तब जाकर के एक प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये बात करते हैं प्रोटीन। अब इसी में एक और है कि पॉइंट कि एमिनो अम्ल जो होते हैं वो एमिनो अम्ल के अंदर जो इसके गुणों की बात करें तो इसमें दो एक महत्वपूर्ण गुण आते हैं, उन गुणों का अध्ययन भी करेंगे। एक तो महत्वपूर्ण गुण है जिसका नाम है ज्विटर आयन, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में काफी बार प्रश्न आता है। एक आता है समविभव बिंदु। इन दोनों के बारे में जानना भी जरूरी है एमिनोमल से संबंधित। तो ये जैसे CH, ये R और ये COOH और ये NH2, ये इसमें एमिनो समूह, ये COOH समूह, दोनों की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये अम्लीय समूह है और ये क्षारीय समूह है। ये एमिनोमल का सामान्य सूत्र मैंने लिखा है। अम्लीय समूह H+ आयन त्यागता है, क्षारीय समूह H+ आयन ग्रहण करता है, ये इसको ग्रहण कर लेगा। ये क्षारीय समूह है, ये इसको ग्रहण कर लेगा। अम्लीय समूह त्यागता है। रास्टेड लोरी के अनुसार वे समूह जो H+ आयन त्यागते हैं अम्लीय कहलाते हैं, जो H+ आयन ग्रहण करते हैं क्षारीय कहलाते हैं। तो इसमें एमिनोमल में ये अम्लीय और क्षारीय समूह दोनों में इस क्रियांतर क्रिया के द्वारा इस प्रकार का एक आयन बनता है जिसमें इसके ऊपर तो ऋणावेश आ जाता है, इसके ऊपर धनावेश आ जाता है। एक एमिनो अम्ल से ये एक द्विध्रुवीय संरचना बनती है। द्विध्रुवीय संरचना, दो ध्रुव बन जाते हैं, एक धन ध्रुव और एक धन ध्रुव। तो क्या ज्विटरायन किसे कहेंगे, क्या परिभाषा होगी कि एमिनो अम्ल में अम्लीय समूह और क्षारीय समूह में परस्पर क्रिया के द्वारा, क्रिया क्या होगी, H+ आयन त्यागना और ग्रहण करना। तो एमिनो अम्ल में अम्लीय समूह क्षारीय समूह में क्रिया के द्वारा एक द्विध्रुवीय संरचना बनती है जिसे कहते हैं ज्विटरायन, या इसको एम्फोलाइट आयन भी कहते हैं। ज्विटरायन या एम्फोलाइट आयन,
इसी के अलावा एक इसमें एमिनो अम्ल से संबंधित एक गुण और है जिसका नाम है समविभव बिंदु। समविभव बिंदु क्या होता है? समविभव बिंदु, ये भी आप ध्यान रखें कि एमिनो अम्ल के विलयन का वह पीएच मान जिस पर विद्युत विभव लगाने पर एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करते हैं, अर्थात मतलब विभव का मान समान रहता है, उसको समविभव बिंदु कहलाता है। समविभव बिंदु कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान दें, एमिनो अम्लों के विलयन का वह पीएच मान जिस पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर, विद्युत विभव लगाने पर एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करते हैं, समविभव बिंदु कहलाते हैं। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए समविभव बिंदु का मान अलग अलग होता है और निश्चित होता है। इस प्रकार से ये एमिनो अम्लों के बारे में गुणों से संबंधित दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो ये अपने प्रोटीन से संबंधित आपको एक विस्तार से नॉर्मली आपको बताया है।